एवरीवन, आज है 23 ऑफ द मई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस और उसके साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं उनके फैक्चुअल डाटा को स्टडी करते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है? 23 ऑफ द मई। अच्छा, हमने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था कि हम जिस दिन जो डे होगा उसको भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज का जो डे है वो किस नाम से या किस दिन, आज के दिन को किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो, जो 23 ऑफ द मई है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। और होता क्या है इसके अंदर, याद रखना कि जो हमारे टर्टल होते हैं, जो टोर्टोइज होते हैं, इनको प्रिजर्व करना, इनके लिए नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करना, ठीक है, ताकि ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे। पता चले कि कल को ऐसा हो जाए कि ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आ जाए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आ जाए और खत्म ही हो जाए। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों को बचाने के लिए, इन जानवरों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, हम इस दिन इस बात के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं कि हमें जो टर्टल होते हैं, जो टोर्टोइज होते हैं, इनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है और इनकी सेफ्टी का, इनके नेचुरल हैबिटेट का ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो आज कौन सा दिन है? वर्ल्ड टर्टल डे के नाम से 23 ऑफ द मई को मनाया जाता है, ठीक है। आज एक और भी है, तो आज क्या है? आज हमारे यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है, ठीक है। और जो बुद्ध पूर्णिमा है वो किस लिए बनाई जाती है? भगवान बुद्ध के ऊपर, ठीक है, उनका जन्म, उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था। याद रखना, जब भगवान बुद्ध ने अपने मैं कह सकता हूँ कि जब उनकी डेथ होती है, जब अपने प्राण छोड़ते हैं, तो उसको एक वर्ड दिया गया था, उसको कहते हैं महापरिनिर्वाणा, ठीक है। तो उसके नाम पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना, आज क्या है? बुद्ध पूर्णिमा भी। यार इससे दो चार बातें मेरे को याद आ गई, वो याद रखना। जैसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उस दिन भी 1974 में क्या था? तो उस दिन भी 18 ऑफ द मई 1974 है ना, 18 ऑफ द मई 1974 उस दिन क्या हुआ था? तो उस दिन हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया होता है, जिसके अंदर हमने पहली टाइम या फर्स्ट टाइम हमने न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं उनकी टेस्टिंग की थी। लेकिन वो क्या थी? अनऑफिशियल टेस्टिंग होती है, ठीक है। हम उसको ऑफिशियल नहीं मानते हैं, ऑफिशियल हम मानेंगे 1998 वाले को, जिसको हमने नाम दिया था क्या? पोखरण फर्स्ट एंड पोखरण सेकंड। तो याद रखना, वो उस दिन भी क्या था? तो बुद्ध पूर्णिमा। तो हम उस दिन, या कह सकता हूं कि उसके आसपास हमने क्या किया था? एक ऑपरेशन किया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ताकि हमारे ऊपर कोई डाउट ना कर सके कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। तो दो चार बातें याद रखना। आज कौन सा है? वर्ल्ड टर्टल डे के नाम से सेलिब्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, ठीक है। तो देखते हैं पहले नंबर पे कौन सी है। What is the value of the attributing extreme events in the climate change? देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वैल्यूज है, कौन कौन सी चीजें हैं जो क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपने देखा होगा अभी जो क्लाइमेट है वो इतना चेंज हो चुका है कि आप देखते हो कि एक्सट्रीमली जो हीट है, हीट वेव्स वो चल रही हैं। इवन टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कल आपने एक वीडियो देखी होगी कि एक जो हमारे आर्मी के जो सेना के जवान है वो मिट्टी के अंदर, है ना, आपके राजस्थान बॉर्डर के ऊपर मिट्टी के अंदर पापड़ को रखते हैं और वो पापड़ जलने लग जाता है, पापड़ वो पक जाता है। तो इतना टेम्परेचर यहाँ पे हो चुका है आज के दिन। तो ये जो बढ़ रहा है टेम्परेचर, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल रीजन है, बस उसी की बात की जा रही है। और ये जब तक हीट चलती रहेगी, जब तक न्यूज चलती रहेगी, तब तक, या जब तक गर्मी चलती रहेगी, ये न्यूज बार बार आती रहेगी। और जब जब ये न्यूज बार बार आएगी, हमें दो दो चार चार नए नए पॉइंट पढ़ने को मिलते रहेंगे जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएंगे। और यही फायदा होता है कंटिन्यू पढ़ाई करने का। अब देखो, जैसे इसमें कह रहा है कि जस्ट ए कपल ऑफ डिकेड्स एगो द यूएन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। अब देखो, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट का नाम आ गया, IPCC। आई होप कि आपने पहले नहीं सुना होगा इस न्यूज से पहले। ये IPCC करता क्या है? तो देखो, इसका पूरा नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है? ये देखो, बना किसने था? आपने एक नाम सुना होगा, WMO, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कब बना होता है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट? 23 ऑफ द मार्च 1950। एक हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट है UNEP, जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये जो UNEP है ये कब बना होता है? 5 ऑफ द जून 1972। और 5 ऑफ द जून को हम क्या बनाते हैं? तो एनवायरमेंट डे भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 5 ऑफ द जून को, जो कि आने वाला है। इन दोनों
इन्होंने क्या किया, देखो इसका काम है दुनिया भर में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जैसे हीट वेव जो आ रही है उसके लिए अलर्ट जारी करना, वेदर कंडीशंस बताना, फोरकास्टिंग करना। और ये क्या करता है, ये हमारे एनवायरनमेंट को बचाने का काम करता है। तो इन दोनों को लगा कि भाई तुम्हारा जो काम है ना, उस काम को एक्चुअल में क्या काम तुमने किया, क्या काम नहीं किया, कितना वेदर पे इफेक्ट पड़ रहा है, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको कौन डिफाइन करेगा। तो इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम क्या रखा गया, आईपीसीसी। और आईपीसीसी फॉर्म किसने किया, तो इन दोनों ने मिलकर किया, ध्यान रखना। आईपीसीसी बना कब होता है, तो 1988 में बना होता है, ठीक है। और ये जो आईपीसीसी है ये एक्चुअल में करता क्या है कि ये जो हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी उसके इफेक्ट है, सारे दुनिया भर की सरकारें उसके अंदर अपने डाटा प्रोवाइड कराती है और ये एक बेसिक वैल्यू निकाल के लाता है। और समझ में आ रही है कि क्लाइमेट चेंज का पॉसिबल रीजन क्या है। तो अगर मैं आज के दिन पर कहूं कि इतनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी का जो रीजन है वो क्या है, तो मैक्सिमम क्या यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी को ही खत्म कर दूं, आपने कई बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है कि जो सरकारों बहुत सारे स्कीम्स चलाती है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है ना, हाइड्रोजन एनर्जी लेके आ चुकी है ना, यहाँ पर ई व्हीकल्स चल चुके हैं, यहाँ पर हम सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री सोलर रूफटॉप स्कीम आई अभी रिसेंटली हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें 300 यूनिट आपको फ्री देने की बात की जा रही है, ताकि वो कोयला, वो जो कोल या वो जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज कम हो सके और एनवायरमेंट को बचाया जा सके। जैसे दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, फॉरेस्ट बच ही नहीं रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था, जिससे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, पेड़ खत्म हो जाते हैं। आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, पेड़ों को क्या चाहिए, CO2। तो तुम जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे उतने ज्यादा कार्बन कम रहेगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, गर्मी कम बढ़ेगी। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, और उल्टा क्या हो रहा है कि इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पेड़ कम होते जा रहे हैं। और जब पेड़ कम होते जा रहे हैं, इंसान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो CO2 बढ़ रहा है, O2 कम हो रहा है। तो कार्बन इतना ज्यादा हो रहा है कि पहले जो पेड़ कार्बन का एब्जॉर्प्शन करते थे वो कार्बन का अब रिलीज करने लगे हैं। और ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है किसका, जंगलों में फायर लगने का, आग लगने का। अभी आज ही के न्यूज़पेपर में हम पढ़ेंगे कि जो ब्राजील है, जिसके अंदर 40% क्या है, आपके अमेजोन के फॉरेस्ट बने हुए हैं। तो अमेजोन के फॉरेस्ट के ऊपर ब्राजील का कोई प्रेसिडेंट है, वो इसी बात पर जीता होता है कि मैं इस फॉरेस्ट को बचाऊंगा। लेकिन कहां से बचाओगे, आग लग रही है उसके अंदर। बात समझ में आ रही है ना। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो आईपीसीसी है, जिसने कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि कैसे एक्सट्रीम जो इवेंट होते हैं वो हमारे एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। और याद रखना ये कैसी थिंकिंग रखता है, तो ये इसका जो बेस है वो क्या है, तो देखो ये प्लान बनाता है फ्यूचर के। तो मैं कह सकता हूं फ्यूचरिस्टिक प्लान होते हैं, लेकिन किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन साइंस। ये साइंस के ऊपर बेस्ड होते हैं कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। अगर तुमने इस स्पीड से ऐसे ही करते रहे तो आज से ज्यादा 5 साल और उससे ज्यादा 10 साल आपके यहाँ पर पानी ही खत्म हो जाएगा। और समझ में आ रही है ना। तो ये सारे जो प्लान्स होते हैं कौन बताता है, आईपीसीसी। आई थिंक ये बात आपको याद रह जाएगी, ठीक है। कब बना होता है, 1988 में। अब बात कर लेते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो सबसे पहला कौन सा, CO2 यानी कि जो मेन कार्बन है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ध्यान रखना। ये जो कार्बन है, इस कार्बन एमिशन से बचने के लिए हमने एक टारगेट ईयर बना रखा है और वो कौन सा है, 2070। वो हमारे इंडिया का टारगेट ईयर है कि हमें 2070 तक कार्बन फ्री हो जाना है। और अगर मैं बात करता हूं कि वर्ल्ड का कौन सा टारगेट ईयर है, तो वर्ल्ड का टारगेट ईयर है 2050 और हम उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे ये पिक्चर आपके सामने लगी हुई है, ये कहाँ की है, केरला के पलक्कड़ की। तो तुम देख सकते हो गर्मी की वजह से पेड़ वगैरह सब क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और अगर इसी रेट से गर्मी गिरती रही है ना, सरकार को क्या करना चाहिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। बात समझ में आ रही ना। आज अगर इलेक्शन हो रहा है तो तुम मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ, एक मुझे मिनिस्टर ऐसा बता दो, एक मुझे पॉलिटिशियन ऐसा बता दो जो तुम्हारे फ्यूचर को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर कोई भी बात तुमसे कर रहा हो। एक भी नहीं मिलेगा, जीरो। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि हमें एनवायरनमेंट चाहिए, है ना। हमें चाहते ही नहीं कि हमारा क्लाइमेट अच्छा हो, हम ये चाहते ही नहीं कि हमारे यहाँ पर गर्मी कम पड़े, क्योंकि सरकार के सामने ये मुद्दे हैं ही नहीं। सरकार को इस बात से मतलब ही नहीं है कि तुम्हारे लिए टेम्परेचर कम कैसे किया जाए, कैसे पेड़ों को बढ़ाया जाए, कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जब तक सरकार या गवर्नमेंट इस बात को नहीं देखेंगी तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। आप और हम मिलकर कितने ही पेड़ लगा लेंगे, अमेजोन तो उगा नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना।
तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो हजारों फैक्टर निकल के आ जाएंगे, जैसे कि हम डिस्कस करते रहेंगे बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे। तो आप जस्ट इस न्यूज को पढ़ना, जस्ट 2-4 बातें जो मैंने लिखी है उनको ध्यान में रखना। बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, क्योंकि ये बार बार आता रहेगा जब तक यहाँ पर हीट पड़ती रहेगी, ठीक है। IMD तुम जानते हो, जैसे WMO है ऐसे हमारे कौन सा है, IMD है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारा IMD कब बना था? तो IMD वाज फॉर्म्ड ऑन 1875, ठीक है। IMD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली के अंदर है, वो हमारे इंडिया का है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट कौन सा है? क्लाइमेट चेंज में टर्न थार डेजर्ट ग्रीन बाय सेंचुरीज एंड। अब देखो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो आपका जो थार का डेजर्ट है ना उसको ग्रीन कर सकता है, हरा भरा कर सकता है। कैसे? तो देखो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है कि जब मानसून आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मानसून की बात करूं और मैं कहूं कि मान लो ये आपका इंडिया है, तो यहां पर कौन सा है? तो यहां पर कौन सा सी बना हुआ है? अरेबियन सी, ठीक है। यहां पर कौन सा है? तो यहां पर आपने देखा होगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और जब भी बारिश आती होगी तो मैंने कहा यहां पर कौन सा है? तो वेस्टर्न घाट, ठीक है। और यहां पे कौन सा है? ईस्टर्न घाट। तो जब इनके ऊपर बारिश या जब यहां से जितनी हीट पड़ेगी उतना यहां से वाटर एवापोरेट होगा, और जितना वाटर का एवापोरेशन होगा उतना ही जाकर बादल बनेंगे, और जहां पर वो बादल टकरा गए वहां बारिश हो जाती है। हमने कई बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जैसे अभी मानसून आने वाला है, सबसे पहले कहां पे आएगा? केरल में, क्योंकि केरल सबसे पास पड़ता है, हमारी अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, तो सबसे पहले वहीं बारिश गिरेगी, क्योंकि हवाएं तिरछी चलती हैं, सीधे बादल वहां टकराएंगे, हम कह देंगे मानसून आ गया। 1 से 10 जून में आ जाता है। अब मैंने कहा कि मानसून तो आ गया, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो गर्मी पड़ रही है इतनी, अब सोचो कि इसमें बहुत ज्यादा पानी यहां से उठा और ये सीधा उठते उठते यहां पर आपने पढ़ा होगा एक माउंटेन रेंज है अरावली, है ना। यहां पर एक आती है विंध्याचल, एक आती है सतपुड़ा। अब सोचो कि ये सीधे जाकर यहां चले गए तो मध्य प्रदेश में बारिश हो जाएगी, इधर एंटर कर गए तो इस वाले रीजन में बारिश कर देते हैं। लेकिन जब ये इधर आते हैं तो इधर जो बारिश होती है वो कहां पर सीधी निकल जाती है? आपके सीधी अरावली के पैरेलल होते हुए दिल्ली हरियाणा की तरफ निकल जाती है। तो जो आपका ये वाला रीजन है राजस्थान का, ये वाला रीजन क्या रह जाता है? ड्राई रह जाता है। यहाँ पे बारिश ही नहीं हो पाती, और जब बारिश ही नहीं हो पाती तो वो क्या बन गया? रेगिस्तान बन गया। लेकिन अगर ऐसे ड्रास्टिक चेंज होता रहा क्लाइमेट में, और अगर वहां पर इतना ज्यादा पानी या इतने बादल पहुंच गए और वो टकरा नहीं पा रहे हैं, कैसे भी कंडेंस होकर बारिश हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ऐसा होगा कि जो आपका डेजर्ट है ना, वो वाला जो राजस्थान का इलाका है, उसके अंदर भी धीरे धीरे बारिश होने लगेगी, पानी पहुंचने लगेगा, और उससे क्या होगा? वहां पर ग्रीनरी देखने को मिल सकती है। ऐसी एक स्टडी है, ना कि कोई ऐसा प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मे बी। बात समझ में आ रही है ना? तो थोड़ा सा आइडिया रखना किसके बारे में? थार के बारे में। थार का जो डेजर्ट है, आपसे पूछ ले कहां बना हुआ है, तो याद रखना थार का जो डेजर्ट है वो आपके राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में थोड़ा थोड़ा टच करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सा नेशनल पार्क है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क भी इसके अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर आपकी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो राजस्थान की जो वो मानी जाती है स्टेट बर्ड मानी जाती है, सोन चिड़िया, वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। डेजर्ट फोक्स के लिए फेमस है, डेजर्ट कैट के लिए फेमस है, ब्लैक बक के लिए फेमस है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में कितना है इसका क्या बोलते हैं, कितना एरिया इसका इंडिया में है, तो 85% ये इंडिया में है, बाकी पाकिस्तान में है। जो थार है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। ये 2-4 बातें ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कहां कहां तक, तो 40% पॉपुलेशन जो है राजस्थान की वो किस में रहती है? थार मरुस्थल में, थार डेजर्ट में ही स्टे करती है। और समझ में आ रही है ना? जैसे आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है? सहारा, ठीक है। आपने सुना होगा गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? तो आपका कहाँ पे है? मंगोलिया और चाइना के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कुछ बातें याद रखना, जैसे अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? चिली के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे डेजर्ट बने हुए हैं। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 बड़े बड़े डेजर्ट बने हुए हैं ना, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया, है ना। वो 4 डेजर्ट बने हुए पूरे के पूरे। तो ये कुछ बातें हमें डेजर्ट के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और न्यूज किसकी थी? हमारे थार डेजर्ट की, जो कि कहाँ पे है? इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर। तो ये कुछ बातें याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ये एक आगे वाली न्यूज का है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। नेपाली क्लाइंबर कामी रीता, इन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट को 30th टाइम इन्होंने चढ़ गए उसकी पीक के ऊपर। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रैंडमली पूछ लेता है। अब ऐसा नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा पहला आदमी कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था।
तो पहली बार कौन गया था, तो याद रखना सर एडमंड, ठीक है, केजी ऑन्ज केबे, ठीक है। उसके बाद पूछे और कौन था उसके साथ, तो शेरपा तेंजिंग। ये दोनों पहली बार कहां गए थे, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाले फर्स्ट होते हैं। अगर इंडिया की तरफ से पूछे तो कौन होती है, बछेंद्री पाल। अच्छा, आज 23 में है ना, 23 में 1984 को आज ही के दिन जो बछेंद्री पाल है वो कहां पर किए थे या कहां पर गए थे, तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी या क्लाइम किया था इन्होंने, ठीक है। तो वो भी आज ही के दिन हुआ था, बछेंद्री पाल। ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट में आपने को देखने को मिल जाएगा। अगर पूछे कोई आदमी कौन था, पर्सन कौन था, मेल कौन था, ये तो फीमेल हो गई। अगर मेल पूछे तो कौन हो जाएगा आपका, अवतार सिंह चीमा। तो ये कुछ पॉइंट याद रखना, इंडिया की तरफ से पहला फर्स्ट मैन और वुमेन, और वर्ल्ड की तरफ से पहले कौन जाते हैं, तो ये दोनों जाते हैं। तो कुछ डाटा आपको याद रखने हैं। और ये कौन है जो 30th टाइम इसके ऊपर चला गया, इसका नाम याद रखना, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा क्या है हिमालय के ऊपर कि ये लोग चढ़ना चाहते हैं। तो देखो, हिमालय जो है ना वो हमारे अर्थ का सबसे हाईएस्ट पीक है, इससे ऊंची कोई नहीं है। जो हिमालय है उस हिमालय की अगर मैं बात करूं तो हिमालय के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर जो अर्थ की जो हाईएस्ट पीक है ना वो हमारी क्या है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है, तो याद रखना बेसिकली हिमालय जो है ना उस हिमालय के कुछ पार्ट, देखो हिमालय के बेसिकली 4 पार्ट है। एक मैंने कह दिया कौन सा है, ट्रांस हिमालय। पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा आता है कौन सा, ग्रेट हिमालय। दूसरा कौन सा आता है, ग्रेट हिमालय। फिर आता है इसके अंदर कौन सा, मिड हिमालय, मिड हिमालय। और मिड हिमालय के बाद लास्ट आ जाता है कौन सा, तो आपका आ जाता है शिवालिक। तो अगर आपसे पूछे कि जो हिमालय है उसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय। अगर पूछे सबसे नीचे साउदर्न मोस्ट कौन सा है, तो शिवालिक, जो हमें देखने को मिलता है कोरोना में जब एनवायरनमेंट साफ था तो ये दिख जाता था ना, न्यूज वगैरह में भी देखा था हमने दिल्ली के आसपास के रीजन से। अब मैंने कहा कि यहां पर आपसे पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट कहां पे है, तो देखो 3-4 क्वेश्चन याद रखना जो पूछ लेता है। ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इस ट्रांस हिमालय में यहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है K2, और इस K2 को क्या कहते हैं, गॉडविल या गॉडविन ऑस्टिन कह देते हैं, ठीक है, K2। और इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। ये हमारा क्या है, इंडियाज या हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, ठीक है, K2। अच्छा, यहीं पर ग्रेट हिमालय के अंदर एक माउंटेन रेंज आती है जिसको हम क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। और याद रखना माउंट एवरेस्ट इज कंप्लीटली सिचुएटेड और लोकेटेड इन द नेपाल। ये कंप्लीटली नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ हिमालय भी कहते हैं। और हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो 8848 मीटर, ठीक है। कई जगह पर आपको 50 मीटर लिखा मिलेगा, क्यों, क्योंकि हिमालय का जो फॉर्मेशन है ना, हिमालय इज ए फोल्डेड माउंटेन रेंज। फोल्डेड क्या होता है कि पहले हमारे यहाँ पर जो अंगारा लैंड वाला जो हिस्सा था, है ना, और नीचे गोंडवाना लैंड जो हिस्सा था, जब अर्थ के 2 टुकड़े हुए मैंने कहा, तो नीचे से जो गोंडवाना लैंड था वो सीधा टकराया किसमें, अंगारा लैंड में। तो नीचे से जब टकराया तो जब एक था कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक थी ओशियनिक प्लेट। आपको पता है ओशियनिक प्लेट भारी होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की होती है। तो जैसे ही ये वाला रीजन ऊपर वाले रीजन में टकराया तो हमारा जो इंडिया, याद रखना इंडिया इज ए पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हम प्लेट किस में रहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन पे, लेकिन हम कॉन्टिनेंट में किस में आते हैं, एशिया में, क्योंकि हमारी जो प्लेट थी पहले अलग हो गई थी। जब हम इसमें टकराए तो टकराने के बाद जब हमारे जो सरफेस था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो टकराई, तो टकराने से दोनों प्लेटें मर्ज हुई, एक भारी थी एक हल्की थी। जब टकराई तो एक प्लेट जो थी दूसरे में धंसती चली गई, और जैसे दूसरे में मर्ज होती चली गई, सबमर्ज होती चली गई, एक क्या हो गया, उसके अंदर से राइजिंग होना शुरू हो गया। इसको हम कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। और ऐसे क्या हुआ, ये प्लेट अंदर जाती जा रही है, ये बीच में से ऊपर उठता जा रहा है हिस्सा, और जो हिस्सा ऊपर निकला उसे आज हिमालय कह देते हैं। इसलिए हिमालय में क्या है कि प्लेट तो हर बार मूव करती है, प्लेट टेक्टोनिक्स में मैंने पढ़ाया कभी ना कभी। अब क्या हुआ कि जब प्लेट मूव करती है तो हमारा इंडिया जो है ना वो हर साल 1 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और हिमालय हर साल 2 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है। तो होता क्या है कि हम लगभग जब से हमने जानने लगे इसको 8848 बोल देते हैं, कोई 8850 मीटर भी कह देता है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग सेंटीमीटर में बढ़ती भी रहती है, क्योंकि पूरा प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। अच्छा, जब ये आपस में टकराए तो बीच में एक टेथिस सी हुआ करता था, टेथिस सागर, उसका पानी वहां से डिस्प्लेस हो गया, और जहां से डिस्प्लेस हो गया वहां पे ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि थार मरुस्थल जो है आपका थार डेजर्ट है वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में काउंट होता है, समझ गए। तो मैंने कहा कि यहां पर अगर पूछे हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय तो माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अगर आपसे पूछे कंप्लीटली इन इंडिया तो यहीं पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय दैट इज लोकेटेड कंप्लीटली इन इंडिया। क्योंकि जो आपका ये जो K2 है ना, हम इसको इंडिया का पार्ट कहते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ट्रांस हिमालय हम अपना मानते हैं लेकिन अपना है नहीं एक्चुअल में। तो अगर ऐसा ना लिखा हो कंप्लीटली इन इंडिया तो K2 इज राइट आंसर, और ऐसा लिखा हो कि कंप्लीटली इन इंडिया कौन सा हाईएस्ट पीक है तो आप क्या कहोगे, कंचनजंगा। और कंचनजंगा की हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 8586 मीटर के अप्रोक्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना। और हिमालय जो है इंडिया में कहां से स्टार्ट होता है, तो इंडिया में हिमालय स्टार्ट होता है नेकेड माउंटेन, जिसको हम नंगा पर्वत भी कह देते हैं हिंदी में। नेकेड माउंटेन जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है हिमालय, और कहां तक जाता है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में एक माउंटेन बना हुआ है, लास्ट में क्या नाम है उसका, नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो यहां तक क्या आता है, ये अपनी पीक या अपनी रीच लेकर बैठा है, समझ गए। लगभग इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है वो 50 से 80 किलोमीटर, और इसकी हाइट तो आप जानते हैं एवरेज 6000 मीटर इज द एवरेज हाइट ऑफ द हिमालय, समझ गए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना, किससे रिलेट करते हुए, हिमालय से। और लास्ट में अगर पूछे कि यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय है तो ये क्या है, तो ट्रांस हिमालय के भी 3 पार्ट आते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, जास्कर, एक को हम कह देते हैं लद्दाख, एक को हम कह देते हैं कराकोरम। ऊपर से देखोगे तो पहले है जास्कर, फिर है कराकोरम, फिर है लद्दाख, ठीक है। तो ये भी किसके पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय के, समझ गए। तो कुछ बेसिक्स आइडिया रखना किसका, हिमालयाज का, ठीक है, समझ गए ना। और दुनिया में सबसे यंगेस्ट जो कोई कुछ बना है तो वो है हिमालय माउंटेन। आज से 58 और 60 मिलियन ईयर पहले इसकी फॉर्मेशन हुई होती है। जो दुनिया में सबसे यंगेस्ट, सबसे लेटेस्ट फॉर्मेशन कोई स्ट्रक्चर हुई है तो वो क्या है, आपकी हिमालय स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये कैसा है, एक फोल्डेड माउंटेन है, समझ गए। तो ये थोड़ा सा बेसिक याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, डिकोडिंग द आईसीसी प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्ट फॉर द अरेस्ट वारंट फॉर इजराइल्स नेतन्याहू। देखो हुआ क्या, इजराइल का जो इजराइल का पीएम है, क्या नाम है, नेतन्याहू, और जो हमास ग्रुप है उसके जो लीडर्स हैं, उन दोनों ने मिलकर जो वहां पर बर्बाद किया हुआ है, लगभग 30 से 40 हजार लोग मारे गए हैं, ठीक है। लोग दुखी हैं, पैलेस्टाइन वाले भी, इजराइल वाले भी। तो किसी ने एप्लीकेशन लगा दी किसके अंदर, आईसीसी के अंदर, कि भाई क्या करो, इन दोनों को अरेस्ट करो, अरेस्ट वारंट निकालो इनके लिए। ये कैसे ह्यूमैनिटी को खराब किए जा रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं जबरदस्ती, है ना। तो क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा, क्या उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आईसीसी क्या होता है, आपने एक नाम सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। फिर आईसीजे क्या करता है, आईसीसी अगर अरेस्ट करेगा तो मैंने कहा था तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है हर बार, तो आज तुमने सीखने को मिलेगा व्हाट इज आईसीसी। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं बहुत बार, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, समझ गए। तो हुआ क्या इसके अंदर, देखो जो आईसीसी है बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेग नीदरलैंड के अंदर है। इसके कौन कौन से जो कंट्रीज है जो इसका पार्ट नहीं है, तो इंडिया भी नहीं है, यूएसए भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, ठीक है। इसमें 18 जज होते हैं, थोड़ा सा बेसिक याद रखना। 124 कंट्रीज इसके मेंबर है। तो चलिए इसका डिफरेंस समझते हैं। यहां पर देखो एक तरफ लिखा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। आईसीजे की फॉर्मेशन हुई थी 1946। आईसीजे किसका पार्ट है, ऑफिशियल कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कॉमनली रेफर्ड एज द वर्ल्ड कोर्ट, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कह देते हैं। जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये 2002 में बना था, हेग में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, मे रिसीव केस रेफरल्स फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल उससे भी केस ले सकता है। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में, इसका भी हेग नीदरलैंड में। इसके केस कैसे लेता है, तो कॉन्टेंशियस बिटवीन पार्टीज एंड द एडवाइजरी ओपिनियंस। और ये क्या लेता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो।
अगर पूछे इसके मैटर क्या होते हैं, सोवरेनिटी, बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन और मोर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंडस वाटर ट्रीटी, IWT, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, 1960। क्या था कि हमारे जो इंडस रिवर है उसके अंदर और 5 नदियां मिलती हैं और वो टोटल हो जाती हैं 6। पहली कौन सी आती, इंडस, उसके बाद झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास और उसके बाद सतलुज। तो शुरू की 3 नदियों का 80% पानी दे दिया पाकिस्तान को और 20% पानी दे दिया इंडिया को। और लास्ट की 3 रिवर में क्या किया, 80% पानी यूज करेगा कौन, इंडिया, और 20% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। ये जो ट्रीटी हुई है ICJ के अंदर हुई होती है, मीडिएटर वर्ल्ड बैंक होता है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे केसेस को देखता है। ये क्या करता है, जेनोसाइड, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, ये देखता है। तो अभी इजराइल हमास में वॉर ही चल रहा है, तो ऐसे केसेस को, क्रिमिनल केसेस को कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, ICC। समझ गए, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना इसके, ठीक है। अगर पूछे इसको फंडिंग कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन करता है। इसको कौन करता है, असेस्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टेट पार्टीज टू द रोम स्टैच्यू, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड द अदर एंटिटीज, यानी कि जहां से मिले वहां से इसको पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना जो कि न्यूज में है। अगर ऐसा होता है, केस रजिस्टर होता है, इजराइल के PM को अरेस्ट कर लिया जाता है, हमास के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, देन यू विल सी अगेन दिस इन द न्यूज, और हम इसको वहां पर फिर से दोबारा डिस्कस करते हुए दिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना, तो इसको थोड़ा सा एक बार नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आयरलैंड, नॉर्वे एंड द स्पेन सेट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन। देखो हम पैलेस्टाइन को काफी दिन से न्यूज पढ़ रहे हैं, पैलेस्टाइन जिसको फिलिस्तीन भी कहते हैं। देखो हमारे यहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका। ये बना इसलिए था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है ना, उस वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कभी वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, तो ये पीस मेंटेन करने का काम करता है। इसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोस्को है ना, ICJ भी इसी का पार्ट जो अभी हमने पढ़ा। इसी के अंदर जो टोटल मेंबर्स है ना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। इसके जो टोटल मेंबर्स है ना, वो टोटल मेंबर्स कितने हैं, 193 + 2। तो ये 2 क्या है इसमें, तो याद रखना इसमें 2 है ऑब्जर्वर कंट्री, ऑब्जर्वर नेशन। और इन ऑब्जर्वर नेशन में 2 नाम आते हैं, एक आता आपका पैलेस्टाइन जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, जिसको इजराइल कब्जाने पे लगा है, एक इसके अंदर आता है वेटिकन सिटी। अब आप कहोगे सर व्हाट इज वेटिकन सिटी, तो याद रखना वेटिकन सिटी एक देश है, दुनिया का सबसे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, वेटिकन सिटी, ठीक है। और ये एक ऐसी सिटी है जो एक देश के अंदर एक ऐसे कंट्री है, ये क्या है, एक कंट्री है, याद रखना, ठीक है, नेशन है। वेटिकन सिटी इज ए कंट्री। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी एक देश के अंदर, एक सिटी के अंदर बनी हुई है। तो वेटिकन सिटी किस सिटी में है पूछे, तो रोम सिटी में बसी हुई है, इटली के अंदर, ठीक है। अब रोम के अंदर ये है, एक छोटा सा देश है ये, और पैलेस्टाइन जिसको तुम जानते हो फिलिस्तीन अभी न्यूज में चल रहा है, ये दोनों इसके ऑब्जर्वर है। मतलब इनको अभी ऑब्जर्व करने पे रखा है कि इनको ऐड करें कि ना करें। अगर एक बार कर लिया तो एक ऑफिशियल स्टेटस मिल जाएगा देश का, कंट्री का, समझ गए। तो अब क्या हुआ, इस पैलेस्टाइन को आज तक ऐड नहीं किया गया। अभी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन के अंदर जनरल असेंबली के जब इलेक्शन हुए तो उसके अंदर पैलेस्टाइन को ऐड करने के लिए वोटिंग हुई। तो 193 में से याद रखना 143 कंट्रीज ने कहा कि हमारी तरफ से इसको ऐड कर लो, क्योंकि यहां पर इजराइल अपनी मनमर्जी किए जा रहा है, क्योंकि इजराइल जबरदस्ती वहां पे बसाया गया था अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका फंडिंग कर करके पूरा पैलेस्टाइन वो खा गया, और उसने आज पूरा इजराइल कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसका अपोज कर रहा हूं, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन देखा जाए तो वो गलत हुआ जो भी हुआ। बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, कंट्रीज चाहती है कि इसको रिकॉग्निशन मिल जाए, तो एक स्टेटस मिल जाएगा, अदर कंट्रीज से प्रॉपर हेल्प मिल जाएगी। तो 143 कंट्रीज ने सपोर्ट में क्या किया, वोट किया, समझ गए। और इसके वोट में और कौन कौन आ चुका है, तो देखो आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, इन्होंने भी क्या कहा है कि इन्होंने तो रिकॉग्नाइज ही करना शुरू कर दिया है पैलेस्टाइन एज ए कंट्री, है ना, फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। तो कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे पहले पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, तो कौन कौन सी, आयरलैंड है, नॉर्वे है एंड द स्पेन,
समझ गए। और स्पेन तो करेगा ही। मैंने परसों पहले कुछ दिन पहले मैंने द हिंदू में पढ़ाया था कि हमारे यहाँ से एक वॉरशिप गई थी, ठीक है, एक्सप्लोजिव गए थे, स्पेन ने रोक लिए थे। किसके ऊपर? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के ऊपर। और वो नहीं जाने देना चाह रहा था क्योंकि वो इजराइल के लिए भेजे थे हमने, और ये सपोर्टर है पैलेस्टाइन का। तो ये दोबारा से वो लिंक हो गई तुम्हारी न्यूज, समझ गए। तो याद रखना किस किस ने अलाउ कर दिया, किस किस ने इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। कुछ बातें याद रह जाएंगी। और अगर पूछे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द पैलेस्टाइन, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आज का पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, क्या है कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने जब सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में पार्टीशन के लिए इलेक्शन हुआ था तो उसके अंदर हमने इजराइल का अपोज किया था, सपोर्ट नहीं किया था। हम नहीं चाहते थे इजराइल बने क्योंकि हम उस समय इंडिपेंडेंट हुए थे। हमारे यहाँ पर 2 नेशन थ्योरी आई थी, हमारा देश 2 टुकड़ों में टूट गया था। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि हमारा एक अच्छा खासा देश 2 टुकड़ों में चला गया। हालांकि अब 3 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश भी वहीं से निकला है। तो हमने उस टाइम पर इसको सपोर्ट नहीं किया होता है। तो याद रखना इंडिया पहले सपोर्ट नहीं करता था इजराइल बनने का, लेकिन 1992 के बाद जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हुए तब जाकर हमने उसको क्या करना शुरू कर दिया, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, उसके साथ हमने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बेसिकली 2-4 बातें ध्यान रखना, ठीक है। आज के दिन कौन कौन है इसके अगेंस्ट, तो साउथ अफ्रीका और ब्राजील अगेंस्ट जा चुका है जब से हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट चला है। तो हो सकता है इंडिया भी चला जाए क्योंकि सब ट्रेड की तरफ देखेंगे ना, पैसे की तरफ देखना है हमें, ठीक है। और ये मैंने समझा दिया कि अभी हुआ क्या है उसके अंदर, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये देखो पैलेस्टाइनियन लॉस ऑफ द लैंड 1946 टू 2010। इसमें देखोगे आप पैलेस्टाइन पहले ऐसा था, पूरा पैलेस्टाइन था, जहां पर बीच बीच में व्हाइट है, ये क्या है, जेविस लैंड है, यानी कि इजराइल वाले जो जेविस लोग थे वो रहा करते थे, यहूदी जिनको कहते हैं। अब धीरे धीरे 1947 में अमेरिका ने इजराइल बसा दिया यहाँ पे। 1967 में देखो इजराइल, 2010 में देखो इजराइल। अब तो बस ये छोटा सा ये बचा है, क्या नाम है इसका, गाजा स्ट्रिप, और थोड़ा सा रीजन इधर का बचा है, पूरा वो खत्म कर चुका है, समझ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी को लेकर 2-4 बातें। अब बात ये आती है कि हम क्यों सपोर्ट करें, तो हमें इसलिए सपोर्ट करना पड़ेगा कि हमने कुछ दिन पहले इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, IMEC, और इस IMEC को बनाकर हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट करे। तो हम चाहते हैं कि ये जो कॉरिडोर है यहाँ से सीधा यहाँ पहुंचे, यहां से ये UAE पहुंचे, सऊदी अरबिया पहुंचे, हराद, यहां से रियाद होते होते कहां पर पहुंच गए, अल हदीता, यहां से पहुंच गए कहां पर, इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऊपर। और हाइफा पोर्ट से सीधा कनेक्ट कर दिया इसने यूरोप से आपको। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे यूरोप से कनेक्टिविटी बनानी है तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा, और अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मुझे इससे रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। और अगर इजराइल हमास यूं ही चलता रहा तो ये कभी रिलेशन अच्छे बन ही नहीं सकते, आप इस वाले रीजन में ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता हाइफा पोर्ट कहां पे है, तो इजराइल में है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कौन सा कॉरिडोर है, ये तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है। अब हम नहीं चाहते कि इजराइल हमास आपस में लड़ते रहें और ये कॉरिडोर स्टार्ट ही ना हो। बात समझ में आ रही है ना। तो ये कुछ पॉइंट यहां से ध्यान रखना। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को सीधे कनेक्ट कर रहा है किससे, ग्रीस से, ठीक है, या आपके यूरोपियन कंट्रीज से सीधा कनेक्ट कर रहा है। तो हम ऐसे घूम के जाने से अच्छा है, नीचे से पूरा अफ्रीका घूम के जाने से अच्छा है कि हम यहीं से क्रॉस कर जाएं, समझ गए ना। तो इसके लिए हमारी इंपॉर्टेंस भी, इसलिए हमारी मजबूरी भी है कि हम ना चाहते हुए इजराइल को सपोर्ट करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, गेन्स फ्रॉम द क्रिटिकल मिनरल्स ड्राइव अनलाइकली बिफोर 2031। देखो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, तो हर कंट्री के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन अलग अलग होती है, सभी अपने हिसाब से अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स को मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल USA 50 मिनरल्स को मानता है क्रिटिकल, जो यूरोपियन यूनियन है वो 34 को, कनाडा 31 को, जापान 31 को, UK 18 को, इंडिया 30 को। और इंडिया किस किस को मानता है, यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, प्लीज इसको नोट कर लेना। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि शायद आपके किसी मॉक में भी ये क्वेश्चन था कि कौन सा जो मिनरल है वो क्रिटिकल मिनरल नहीं है या है। तो याद रखना, कुछ एक बार ध्यान रखना, एंटीमोनी, ठीक है, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलीलियम, ठीक है, उसके बाद है जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, ठीक है, निबोमियम, ठीक है, उसके बाद निकेल, पीजी, रिनेनियम, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम, सेलेनियम, जिरकोनियम, वेनाडियम, ये वो होते हैं जो हमारे देश के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। तो हमारे पास कितने हैं, 30, और 2031 तक हमें क्या करना है, इनको क्या कर लेना है, गेन कर लेना है, इनको इनकी जो डिमांड है उसको पूरा कर लेना है, ठीक है। तो ये एक बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं किसको, क्रिटिकल मिनरल्स को, जो बहुत रेयर
मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सरफेस पे नहीं है तो हमें किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है। अब हम डिपेंड नहीं होना चाहते तो हमने सोचा कि हमारा जो इंडिया है उस इंडिया के चारों तरफ जो बाउंड्री है या चारों तरफ इधर क्या है, तो इधर अरेबियन सी है, इधर क्या बना हुआ है आपका बे ऑफ बंगाल बना हुआ है। तो अपन ने सोचा कि क्यों ना क्या किया जाए, इधर रिसर्च की जाए। तो हमने यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा, समुद्रयान। हालांकि अभी गया नहीं है समुद्रयान। समुद्रयान में क्या है कि हम डीप सी में जाएंगे, 6000 मीटर तक जाएंगे नीचे, 6 किलोमीटर तक, और उसके अंदर जो शिप यूज करेंगे उसका नाम क्या रखा हमने, मत्स्य 6000। वो हम क्या करेंगे, सबमर्सिबल का यूज करेंगे और हम क्रिटिकल मिनरल्स को ढूंढने की क्या करेंगे उसके अंदर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ी सी एक न्यूज थी, इसको ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। विद वाइस प्रेसिडेंट इन तेहरान, इंडिया शोज सॉलिडेरिटी विद द ईरान। देखो अभी ईरान का जो प्रेसिडेंट थे उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, और जब डेथ हो गई तो हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, वो कहाँ पहुंच गए, ईरान पहुंच गए। ईरान में जाकर उन्होंने मतलब कि अपनी जो अपना रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की और दिखाई कि हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हम जाते हैं ना मिलने, जो कोई अपना कोई नॉन होता है, जानने वाला होता है, तो सेम ऐसे ही वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और आज से कुछ दिन पहले आपको पता होगा हमने यहाँ से एक पोर्ट है इनका, है ना, कौन सा पोर्ट है, तो चाबार पोर्ट। इसको हमने क्या कर लिया था, 10 साल के लिए लीज पर ले लिया था, एमओयू साइन कर दिया था। और ये कुछ दिन पहले मैं न्यूज में पढ़ा चुका हूँ। ईरान कैपिटल क्या है क्या नहीं है, इसको जस्ट एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और हमारे रिलेशंस कैसे हैं ईरान के साथ, तो हमारे रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चाबार पोर्ट है, ये हमने ले लिया। देखो ईरान भी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझना। अगर हमारे रिलेशन ईरान से अच्छे हैं तो हम ईरान के थ्रू हम ये पूरा का पूरा रीजन जो है, इस वाले रीजन में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो जाने नहीं देगा हमें। तो हम इस वाले रीजन में अफगानिस्तान के साथ ये पूरा ट्रेड कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाकर ईरान से दूसरे देशों में ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक अच्छा है कौन सा, जो तुम हमारे जो ईरान है उससे रिलेशंस को बनाए रखना, मेंटेन रखना। ठीक है, तो ये न्यूज़ शायद पहले भी पढ़ ली होगी आपने, 2-4 दिन पहले की न्यूज़ थी जब उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अमेजोन फायर्स ऑफ टू रिकॉर्ड स्टार्ट इन 2024। देखो ये वही न्यूज आ गई। अभी क्या हुआ, अमेजोन मैक्सिमम कहाँ पे रहा, तो 40% ब्राजील में है। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, वहां का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है उसका नाम, हाँ, ब्राजील प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी बात को लेकर जीते थे कि मैं अमेजोन फॉरेस्ट में आग नहीं लगने दूंगा। कहां से नहीं लगने दोगे, कार्बन का जो रिलीज है वो पेड़ कर रहे हैं एब्जॉर्ब करने की वजह से, एब्जॉर्ब ना करके रिलीज कर रहे हैं, सॉरी। अब सोचो अगर ऐसा होता रहा तो आग तो लगेगी। तो देखो अमेजोन के बारे में 2-4 बातें याद रखना। अमेजोन को क्या कहते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट से लगभग हमारा 22% क्या निकलता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। हम इसको हमारी अर्थ के लंग्स कहते हैं, धरती के फेफड़े कहते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पर कार्बन रिलीज होना चाहिए था या एब्जॉर्ब होना चाहिए, अब रिलीज हो रहा है जस्ट। कितने परसेंटेज एरिया इसका ब्राजील में है, तो 40% ब्राजील में मैक्सिमम। कहां पर है, तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अमेजोन रिवर है, आपको पता होगा अमेजोन रिवर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द नील रिवर। अगर पूछे पहली दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो नील। ठीक है, नील है लगभग 6600 किलोमीटर लंबी, और ये आपकी कौन सी है, सॉरी 6650, ये कौन सी आपकी अमेजोन। अमेजोन रिवर कितनी लंबी है, तो इसको याद रखना 6400 किलोमीटर। सबसे बड़ी कौन सी है, नील, उसके बाद कौन सी है, अमेजोन। ये 2-4 पॉइंट याद रखना। ठीक है, और पिछले कुछ महीनों के अंदर ही 12,000 स्क्वायर किलोमीटर उसका पेड़ जो है वो जंगल में आग में खत्म भी हो चुके हैं। मैं भी कह रहा था कि अगर हमें पेड़ों को बचाना है, जंगल को बचाना है, तो हमें नहीं, सरकारों को कुछ करना चाहिए। लेकिन भारत में इलेक्शन हो रहा है, किसी भी मिनिस्टर ने, किसी ने भी क्या नहीं किया, एनवायरनमेंट की बात नहीं की। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर एक वो है आचार्य प्रशांत, में भी आप जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि जब वोट देने जाओ तो उसको वोट देना जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सोचे, उसको वोट देना जो एनवायरनमेंट की बात करे, उसको वोट देना जो क्लाइमेट चेंज की बात करे। और उनकी इस बात को आपने देखा होगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने स्टेटस लगा लिए थे कि दोनों चाहते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, ऐसे आदमी को वोट दो। लेकिन मैं आपको कह के देता हूं, ना बीजेपी ऐसी है ना कांग्रेस ऐसी है, दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे एनवायरनमेंट से, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे किसी से भी। इनके मैनिफेस्टो में किसी में तुम्हें एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं मिलेगी। और समझ में आ रही है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें वोट किसको देना है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए हमें, समझ गए? तो इन कुछ बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, उसके बाद चलते नेक्स्ट।
गुड फूड जर्नी, हाउ इंडिया कैन बिल्ड ऑन द गेन्स फ्रॉम द ईयर ऑफ मिलेट। आपको पता है लास्ट ईयर क्या बनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। और मिलेट से हम क्या कर सकते हैं, तो देखो मिलेट एक बहुत अच्छा फूड प्रोडक्ट मैं कह सकता हूं, है ना, हमने इसको कई बार पढ़ा भी है। जैसे मिलेट अगर तुम खाओगे तो इसके अंदर मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको, हाई प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन, ग्लूटेन फ्री, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, है ना, ठीक है, हाई इन फाइबर, कैल्शियम, हाई इन आयरन, बेनिफिशियल इन द डायबिटीज। यानी कि देखो पहले के जो लोग थे ना, मैंने आपको बताया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हमारे पास गेहूं कोई नहीं खाता था, सब लोग क्या करते थे, तो मोटा अनाज जिसको बोलते हैं ना मिलेट्स, वो खाते थे। इसलिए उस समय के जो लोग थे वो 80-80 किलो के भाला लेके चल लेते थे। आजकल हमारा वजन ही 80 किलो नहीं होता है ना। तो ये सब बातें ध्यान रखना, है ना। तो मिलेट्स क्या है, तो मोटे अनाज को कहते हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कई बार न्यूज पढ़ चुके हैं। और पानी की कमी हो रही है, वाटर क्राइसिस हो रही है, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया, किससे, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। पानी बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो पानी यूज ना करना पड़े, वो कौन सी फसल है, तो मिलेट्स। तो मिलेट्स बेसिकली इसलिए भी प्रमोट की जा रही है कि हम पानी को ज्यादा से ज्यादा बचा सके, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद चलते हैं, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अगेंस्ट द इलीगल माइनिंग इन द सरिस्का रिजर्व। अभी सरिस्का रिजर्व के अंदर क्या हुआ, इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए ताकि इलीगल माइनिंग को रोका जा सके। तो ये एक बार मैं शायद कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर, इसको एक बार पढ़ लेना, राजस्थान के अंदर आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, व्हाट इज नाइग्लेरिया फोलेरी और ब्रेन ईटिंग अमीबा। देखो ये समझना अच्छे से, ये एक ऐसा अमीबा है जिसको माइंड ईटिंग अमीबा कहते हैं। होता क्या है, जब आप किसी पूल में नहाते हो, स्विमिंग पूल में नहाते हो, पोंड में नहाते हो, है ना, तो इसके अंदर ये क्या हो जाता है, वहां पर बन जाता है, ये अमीबा फैल जाता है। और जब आप उसमें पानी में नहा रहे होते हैं तो आपके नाक के थ्रू, है ना, आपके नेसल के थ्रू ये आपके एक दिमाग में चला जाता है और धीरे धीरे आपके दिमाग को खाना शुरू कर देता है। लास्ट ईयर भी ऐसा एक सीन हुआ था, इस साल भी हुआ है। एक लड़की है, ठीक है, उस लड़की को इस जो क्या नाम है इसका, बैक्टीरिया का, नाइग्लेरिया फोलेरी, ये सॉरी अमीबा, ये उस लड़की के उसमें माइंड में, दिमाग में चला जाता है, सर में, और उसको धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो बस आपसे पूछा कि रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है, तो ये बैक्टीरिया है, फंगी है, कि वायरस है, कि अमीबा है, तो एक अमीबा है, ध्यान रखना, ठीक है। और आप भी इससे बच के रहना, ठीक है। अभी गर्मी का टाइम है, ऐसा नहीं कि गर्मी लग रही है तो कहीं भी आप नहाने लग गए, कहीं तालाब दिखा कूद गए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये जो माइंड ईटिंग अमीबा है ना, ये अगर आपकी गलती से दिमाग में चला गया तो याद रखना 97% डेथ रेशियो है इसका, और कोई बचता नहीं है। आप इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, मल्टीपल ड्रग्स दी जाती है उस अमीबा को मारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। तो आप अगर बचना चाहते हो तो आज के टाइम पर बिल्कुल फ्रेश वाटर का यूज करो, ठीक है। आप कहीं भी तालाब में नहाने मत जाओ, पता नहीं आपको कितना कॉन्टेमिनेटेड है वो वाटर, है ना, क्योंकि उससे आपको माइंड ईटिंग अमीबा के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है और आपको डेथ का सामना करना पड़ सकता है। समझ गए। तो इसका नाम याद रखना, क्या नाम है। इससे होता क्या है, ये आपके ब्रेन टिश्यूज को डिस्ट्रैक्ट कर देता है या तोड़ देता है, खत्म कर देता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, लेकिन फिर भी होता क्या है, फीवर, नोशिया, वोमिटिंग, स्टिकनेस, कंफ्यूजन, सीजर्स एंड द हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, और बाद में आदमी की हो जाती है डेथ, ठीक है। तो ये इसका अमीबा का नाम याद रखना एटलीस्ट, ओके। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं दोबारा से, बाय बाय, थैंक यू।